अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। सबसे पहले हम पीछे रिवाइज करते हैं। हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आ रहे हैं। हमने इंडक्टिव अफेक्ट, रेजोनेंस अफेक्ट और रेजोनेंस डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने कॉन्जुगेशन देखी। कॉन्जुगेशन में हमने कहा कि पाई टू पाई डीलोकलाइजेशन होती है, जिसके रिजल्टेंट कॉन्जुगेशन आती है। आज हमने जो बेसिकली देखना है डेट इज़ द हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन होगी वो सिग्मा टू पाई इलेक्ट्रॉन जो होगी, सिग्मा टू पाई इलेक्ट्रॉन जब डीलोकलाइज करेंगे तो उसका रिजल्टेंट हाइपर कॉन्जुगेशन आएगी। अब हाइपर कॉन्जुगेशन को हम एक और नाम देते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, बिकॉज यहाँ पे जब रेजोनेंस आती है तो उसके रिजल्टेंट रेजोनेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है वो अपना बॉन्ड खत्म कर देता है, इसलिए हम कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हम पढ़ते क्यों? हम पढ़ते हैं ये 3 क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन होता है इन द प्रोपाइलिन द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर देन द प्रोपेन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। यानी आपके पास 2 स्ट्रक्चर है, एक प्रोपीन का स्ट्रक्चर और एक प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। प्रोपीन का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे उसकी कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो आपके पास 147 pm है, जबकि प्रोपेन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो 154 pm है। ये जो डिफरेंस आता है बॉन्ड लेंथ है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। वाई डस ये हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं, ये आपके पास प्रोपीन का स्ट्रक्चर है। ये कार्बन और हाइड्रोजन ने जो बॉन्ड बनाया डेट इज़ द सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करते हैं, आगे जाके पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देते हैं। आगे पाई इलेक्ट्रॉन जैसे आगे रेजोनेट करते हैं तो इस डीलोकलाइजेशन के रिजल्टेंट आपके पास ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आता है। अब यहाँ पे जब ये डीलोकलाइज किए पाई इलेक्ट्रॉन्स तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करने की वजह से कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है ख़त्म हो जाता है, यानी यहाँ पे अब बॉन्ड नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन फ्री हो गई है, हाइड्रोजन अभी भी इस कार्बन की विसिनिटी में है, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुई, बिकॉज यहाँ पे जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था वो अगले कार्बन के साथ पाई इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया। सो हम कहते हैं ये हाइड्रोजन फ्री होगी। सो दिस इज़ द नो बॉन्ड रेजोनेंस। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं है, यानी बॉन्ड खत्म होने की वजह से आगे जब पाई इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड रेजोनेट करता है तो हम इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस है। सो वी कैन से दैट इन हाइपर कॉन्जुगेशन देयर इज़ नो बॉन्ड रेजोनेंस, जिसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। तो इस वजह से नो बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से हम कहते हैं कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती है इन केस ऑफ प्रोपाइलीन। आगे हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के, हम हाइपर कॉन्जुगेशन से आंसर कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। सबसे पहले आपने याद रखना है कि कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी की जब भी हम बात करते हैं तो टर्शरी कार्बोकेटाइंस आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइंस। यानी हमने जनरली रूल पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो प्राइमरी कार्बोकेटाइंस आते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। अब इसका रीज़न हमें हाइपर कॉन्जुगेशन से पता चलता है। अगर हम आपको पीछे वाला कॉन्सेप्ट याद है कि हमने रेजोनेंस पे पढ़ के आया कि जिसके मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इस ट्रेंड को देखते हुए हमें पता चल रहा है कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब है टर्शरी कार्बोकेटाइन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी ज़्यादा होंगे। सो दिस इज़ द आंसर, बिकॉज मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। यहाँ पे हम सबसे पहले 1 बाय 1 हर एक स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। आपके पास सबसे पहले प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है, बिकॉज जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन में देखते हैं यहाँ पे सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन की जब कॉन्जुगेशन होती है तो उसके रिजल्टेंट आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर आता है, ये कार्बोकेटाइन आया। अब यहाँ पे देखिए ये कार्बन, ये इस कार्बन का एक हाइड्रोजन जो कि अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन आगे रेजोनेट करेगा, कॉन्जुगेट करेगा तो आगे ये स्ट्रक्चर आएगा। इसी तरह के ये दोनों हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर, 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं। तो इन केस ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन वी कैन ड्रॉ दिस टाइप ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स, यानी हमारे पास 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएंगे ड्यू टू दिस रेजोनेंस अफेक्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास आता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में ये 3 हाइड्रोजन 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन जो सेकेंडरी पोजीशन पे हैं जब ये कॉन्जुगेट करेंगे विद नेक्स्ट कार्बन, और इस हाइपर कॉन्जुगेशन के रिजल्टेंट आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा, वो ऐसा होगा। यानी यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, इसके 3 हाइड्रोजन, और ये कार्बन है, इसके 3 हाइड्रोजन, तीनों रेजोनेट करेंगे और इनके रेजोनेट करने की वजह से आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा। तो सो वी कैन से डैट देयर वुड बी द 5 मोर स्ट्रक्चर लाइक डैट इन केस ऑफ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। यानी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के रिजल्टेंट हमारे पास जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आते हैं वो 6 स्ट्रक्चर आते हैं विच आर ग्रेटर देन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइमरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन के रिजल्टेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर 3 थे, सेकेंडरी के रिजल्टेंट 6 आए, और जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन में तो हमारे पास 9 स्ट्रक्चर आते हैं। सो द नंबर ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज ग्रेटर इन केस ऑफ टर्शरी कार्बोकेटाइंस। सो टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी and secondary, and secondary is more stable than primary. So the answer of this question can be easily
अंडरस्टूड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी तरह एक और क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ CH3 इन टोलुइन। टोलुइन के केस में जो CH3 का हमारे पास अफेक्ट आता है, उस अफेक्ट की वजह से भी टोलुइन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑपरेट करता है। सो बेसिकली दे आर द 3 एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन विद द हम हाइपर कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट